सभी को नमस्कार तथा आप सबके आगामी बोर्ड एग्जाम के परीक्षाओं के लिए शुभकामना के साथ हम लोग आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि होगा साइंस विषय से। साइंस विषय में हम लोग क्या कवर करेंगे? तो बोर्ड एग्जाम में 2025 में जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव वाला, उसे कवर करने वाले हैं हम लोग। समय को बिना वेस्ट किए हुए सीधा चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है आपका, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन: पहला मेढक, दूसरा मछली, तीसरा पक्षी और चौथा मनुष्य। इनमें से किनमें दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? आपका आंसर है मछली। मछली को छोड़कर सब में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मेढक में भी, पक्षी में भी और मनुष्यों में भी। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरिया शरीर में कहाँ प्रवेश करता है? अब में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें वृक्क आंसर लगता होगा, हमें भी लगता था। वृक्क जो है वहाँ से फिल्टर होता है ब्लड वगैरह। शरीर में यूरिया प्रवेश करता है कहाँ से? आप लोग बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे। सही उत्तर होगा यकृत। यकृत से शरीर में यूरिया प्रवेश करता है, यानी कि यकृत में ही बनता है। ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? पीसीटी में, डीसीटी में, हेनले लूप में या इनमें से सभी में? ग्लूकोज का पूरी तरह से शरीर द्वारा अवशोषण कहाँ पे किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आप लोग आंसर सोचेंगे, उसके बाद 5-10 सेकंड के बाद हम आपको सही आंसर बताएंगे हर क्वेश्चन में। आपका सही उत्तर है डीसीटी में। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र? सही उत्तर होगा उत्सर्जन तंत्र। अब यदि आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जन तंत्र का परिभाषा बताएं, तो विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, लिवर, अंडाशय या अग्नाशय? सही उत्तर है लीवर। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन कहलाते हैं फेरोमेन, फाइटो हार्मोन, एंजाइम या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। अब इसका जो ऑप्शन है फेरोमेन, फाइटो हार्मोन, एंजाइम, इन सबको समझ लेते हैं अगले स्लाइड में। फेरोमेन वे रासायनिक पदार्थ जो एक ही प्रजाति के जीवों द्वारा बाहर छोड़े जाते हैं और अन्य जीवों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, फेरोमेन कहलाते हैं। उदाहरण है चींटियों द्वारा रास्ता दिखाने वाला फेरोमेन। आप देखे होंगे चींटी एक लाइन से ऐसे ऐसे चलते हैं, तो आगे जो भी चींटी चलता है वो फेरोमेन छोड़ते जाता है, जिससे कि पीछे वाले चींटियों को रास्ता पता चलता है। अगला फाइटो हार्मोन, वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों में बहुत कम मात्रा में बनते हैं और उनकी वृद्धि, विकास व क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। एंजाइम क्या कहलाता है? एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक हैं जो जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैव प्रक्रिया हमारे शरीर में क्या होता है? या रासायनिक अभिक्रिया, खाना का पचना वगैरह, तो जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उन सब को गति देते हैं एंजाइम, यानी तेज करते हैं, जहाँ पे जरूरी है स्लो करते हैं। उदाहरण के लिए हो गया एमाइलेज और पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है 2, 3, 4 और 5?
सही उत्तर है 4। जैसे देखिए कार्बन ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एल्केन, एल्काइन, एल्कीन या इनमें से कोई नहीं? तो एल्केन ग्रुप के जितने भी होते हैं सबके सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बंध पाया जाता है। आप दो तरह से देखे होंगे, सी, इन सब में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध, ठीक है। लेकिन कहीं पे आप ऐसा भी देखे होंगे, सी है, एच, एच, एच और किसी साइड में आपको ये डबल बॉन्ड, द्विबंध आपको दिखता होगा। तो जिनमें द्विबंध या त्रिबंध दिख जाते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाते हैं, बल्कि जिनमें एकल बंध होता है, एक ही बॉन्ड होता है, वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? ऑप्शन है, ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं दिए थे, क्लोरीन को सही स्थान नहीं दिए थे, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिए थे या इनमें से कोई नहीं? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक कमी था कि वो हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिए थे। अगला है, अष्टक के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अष्टक का नियम क्या होता है कि कोई भी तत्व है वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसी रूल को अष्टक का नियम कहते हैं। तो ये कौन दिए थे? मेंडलीफ, न्यूलैंड, लोथर मेयर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है न्यूलैंड्स। अष्टक के नियम न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अयस्क के अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? धातुमल, अधात्री, खनिज या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है अधात्री, जिसे गैंग भी कहते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। सोडियम को। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जाती है? ऑप्शन है फेरस, कॉपर, जिंक और चांदी। सही उत्तर है फेरस, यानी लोहे को सोना में मिलाकर मिश्र धातु नहीं बनाया जाता है। अगला, सिलिकॉन है क्या है? अधातु है, धातु है, मिश्र धातु है या उप धातु है? सिलिकॉन एक उप धातु है। निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे कम क्षारीय होगा? ऑप्शन SO2, Na2O, Al2O3, NO3। आंसर बताएंगे। सही उत्तर होगा SO2। अगला क्वेश्चन, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं किसी भी दिशा में, तिरछी रेखा में, सीधी रेखा में या इनमें से कोई नहीं? अब यदि आप लोग एक टॉर्च जलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि लाइट यहाँ से निकलता है और ऐसे घूम के ऐसे ऐसे जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, तो आंसर हो जाएगा सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अपसारी दर्पण है, अभिसारी दर्पण है, दोनों है या कोई नहीं? तो इस 200 रुपये में दो चादर, चादर बेचने वाला आ गया है। चादर बेचने वाला आ गया था, शोरगुल मचा रहा था, इसलिए क्लास को रोकना पड़ा था। चलिए दोबारा से आ गए हैं। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अपसारी, अभिसारी, दोनों
या कोई नहीं। अपसारी और अभिसारी का जो परिभाषा है वो आपको याद होना चाहिए। यदि कोई भी प्रकाश जो है बाहर से आ रहा है और एक बिंदु पे आके मिल रहा है, वो होता है अभिसारी। और इसका उल्टा, यदि कोई प्रकाश एक बिंदु से निकल के बाहर बाहर ऐसे दूर चली जा रही है तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तो अवतल दर्पण जो है वो अभिसारी किरण पुंज है। इसमें होता क्या है कि प्रकाश जो है टकरा के परावर्तित जब होता है तो वो एक बिंदु पे मिलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज सॉरी, अभिसारी दर्पण है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी कहते हैं। उदाहरण है अवतल दर्पण। और लेंस में उल्टा हो जाता है। अभिसारी कौन है? दर्पण में अवतल और लेंस में उत्तल। अपसारी क्या होता है? जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती हैं या प्रतीत होती हैं, उसे अपसारी कहते हैं। दर्पण में उत्तल जो है वो अपसारी है और लेंस में अवतल जो है वो अपसारी है। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, जो अवतल दर्पण होता है उसमें छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। इसमें कह रहा है कि हमेशा हमेशा वस्तु से छोटा किस में बनता है? तो उत्तल में। उत्तल में जो प्रतिबिंब बनता है वो कभी भी वस्तु से बड़ा नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, निर्वात से कम होता है वायु में, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग एक बात याद रखेंगे कि प्रकाश का चाल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, सबसे ज़्यादा। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में क्या हो जाएगा? कम। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने में प्रदर्शित होती है? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन या फिर अपवर्तन? तो तारे जो हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। जैसे देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, कोई भी सतह है, उससे टकरा के वापस जब लौटता है, प्रकाश जब लौटे तो वो परावर्तन होता है। उसका रंग जब टूट जाए तो वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश फैल जाता है अलग अलग दिशाओं में। जैसे देखिए, दिन में सूर्य का किरण जहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा होता है, जहाँ पे धूप होता है, उसके अलावा भी तो हर जगह रोशनी होता है। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है, घर में है, खिड़की खुला है, तो डायरेक्टली आपके घर में नहीं आ रहा है रोशनी, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है लेकिन रोशनी होता है, तो वो प्रकीर्णन के कारण होता है। और जैसे देखिए, माध्यम है पानी, या फिर प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो थोड़ा सा मुड़ जाता है, और उस मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल? मेथेनोइक अम्ल को ही कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। चिट्टी के डंक में जो पाया जाता है वो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगले स्लाइड में हम कुछ अम्ल और किस में पाया जाता है वो लिखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अमाशय यानी पेट में पाया जाता है, उसमें स्रावित होता है। सिट्रिक अम्ल जो है, जो जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, ये सब में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल, जो पाया जाता है टमाटर में
या फिर पालक में। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? अंगूर, इमली में, याद रखिएगा। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर या फिर शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं ठंडे, उनमें पाया जाता है। अगला है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में कैसे रहता है? किसी भी दिशा में वो रह सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा वाला चुंबक आप लोग देखे होंगे, खेले भी होंगे इससे। तो जब इसे हम पतला रस्सी में लटका देते हैं स्वतंत्र रूप से हवा में, तो वो किधर रहेगा? किसी भी दिशा में जा सकता है या फिर हमेशा पूर्व पश्चिम में रहेगा? सी ऑप्शन है, उत्तर दक्षिण में रहेगा। इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक को जब हम इस तरह से लटकाएंगे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम बताते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था, और विद्युत अपघटन के जो नियम था वो जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। ये फैराडे ने नहीं किया था। तो दोनों आंसर तो होगा नहीं। तो आपका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। सही उत्तर है सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी उंगली जो है वो संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या फिर चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा को, या फिर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग देखेंगे एक प्यारा सा फोटो। यही वो फोटो है। इसमें देखेंगे आप अंगूठा, ये अंगूठा जो है ये वाला, ये बल की दिशा को दिखाता है। इस उंगली को कहते हैं तर्जनी उंगली, और तर्जनी उंगली क्या दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र को। इस वाले उंगली को कहते हैं मध्यमा, और ये दिखाता है विद्युत धारा को। तो हमसे पूछा गया था कि तर्जनी उंगली क्या दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र। आपका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि रिवाइज कर सकें। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। वैश्विक ऊष्मन क्या होता है? आप लोग कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका का जो बर्फ है वो पिघल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पूरे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। तो उसके लिए कौन सा गैस जो है उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन? करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 12, 9, 8 या 7? योर करेक्ट आंसर इज 7। निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है? कोयला, वन, पेट्रोलियम, या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले आप लोग जब तक नहीं समझेंगे नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो प्रकृति में लगातार बनते रहते हैं, नवीकरणीकृत होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका भंडार सीमित है, वो बनते हैं लेकिन उनको बनने में लाखों साल लगता है, हजारों साल लगता है। ठीक है। कोयला, कोयला तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है। इसका खादान होता है, उसमें लिमिटेड है, ये जितना है उतना ही वो खत्म हो रहा है। वन है दूसरा ऑप्शन, तीसरा है पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है वो तो लिमिटेड है, उसे नया नहीं बना सकते हैं आप। वन को तो बना सकते हैं पेड़ लगा के, तो ये नवीकरणीय संसाधन हो गया।
बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प या मीथेन? सही उत्तर है डी, यानी मीथेन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर यानी इस ग्रुप का ब्लड ग्रुप आपका यदि है तो आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। ऑप्शन है ए, दूसरा है ए बी, तीसरा बी या फिर चौथा है ओ। बताएंगे आप लोग, मन में सोचेंगे या कमेंट कर सकते हैं आंसर। इसका सही उत्तर होगा ओ, यानी आपका भी ब्लड ग्रुप ओ है तो आप किसी को भी, एक बात और ध्यान रखेंगे, ओ में जो निगेटिव होता है वो वाला, तो आपका भी यदि ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो आप किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस स्रावित होता है मुख गुहा से, यकृत से, छोटी आंत से या अमाशय से? पित्त रस हमेशा यकृत से स्रावित होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। पित्तरस का स्राव यकृत से होता है। अतिरिक्त जानकारी आपको बता दें, पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित होता है, यानी कि हमारे शरीर में एक पित्ताशय, जिसे इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं, वहाँ पे संग्रहित रहता है, स्टोर्ड रहता है। और इसका काम क्या है पित्तरस का? तो यह वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा यानी कि फैट, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें यदि फैट है तो उसका पाचन करने में सहायक होता है कौन? बाइल जूस, यानी पित्तरस। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रास नली, ग्रासनी, ग्रहणी या फिर अग्नाशय? आपका सही उत्तर है बी, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? एटीपी, एडीपी, डीटीपी या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है एटीपी। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। और यदि पूछे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, पादपों में जाइलम का क्या कार्य है? भोजन का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना या फिर जल का वहन करना? आपका सही उत्तर हो जाएगा जल का वहन करना। देखिए, दो उत्तक होता है। एक नया स्लाइड लेके आप लोग को समझाते हैं। दो उत्तक होता है, एक होता है जाइलम और दूसरा उत्तक का नाम होता है फ्लोएम। इसे आप लोग ऐसे याद करेंगे, जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि पौधों में जल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है कौन? जाइलम। और बाकी जो बच गया फ्लोएम, इसका काम होता है जो पौधे भोजन बनाते हैं उसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब हम बचपन से किशोर होने लगते हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग होता है, उस चेंजिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज विविधता, बी अनुकरण, सी प्यूबर्टी और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है प्यूबर्टी। ये क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने के बाद थोड़ा सा 5 सेकंड का जो समय आप लोग को दे रहे हैं हम, वो इसलिए ताकि आप पहले से भी पढ़े होंगे क्वेश्चन तो मन में सोचें उसका आंसर, और फिर जब हम आंसर बता रहे हैं तो उससे मिलाएं कि आपका उत्तर सही है या नहीं, इसीलिए थोड़ा सा समय दे रहे हैं 5-7 सेकंड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त होने वाला एक प्रभावी उपाय है? डायफ्राम, बी कंडोम,
सी कॉपर टी एवं लूप, डी इनमें से सभी। परिवार नियोजन क्या कहलाता है? हम जनसंख्या को कंट्रोल करके रखें, हमारा परिवार का संख्या जो है वो नियंत्रित रहे, यही होता है परिवार नियोजन। तो इसमें कौन प्रभावी उपाय है? तो इसमें डायफ्राम भी है, कंडोम, कॉपर टी एवं लूप सभी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? फेनोटाइप, जीनोटाइप, आनुवंशिकता या विविधता? तो किसी भी जीव का जो जीनी संरचना होता है, जीनी बनावट होता है, वो कहलाता है जीनोटाइप। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? अपघटक, सर्वाहारी, शाकाहारी या मांसाहारी? सही उत्तर है शाकाहारी। जैसे देखिए फूड चेन है, ठीक है। फूड चेन किसको कहते हैं? तो जो हमारा जो भी जैव मंडल है, उसमें कौन किसे खा रहा है, किसका भोजन क्या है, इसका एक चेन बना हुआ है, उसी को कहते हैं फूड चेन। जैसे देखिए ये घास है, ये घास है, ठीक है। ये हरा पौधा है, इसलिए ये सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब के सहायता से भोजन खुद बनाता है। तो ये कहलाता है उत्पादक। हरे पौधे जो होते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि ये तो प्रोड्यूसर हो गया, उत्पादक हो गया जो घास है या जो भी हरे पौधे हैं। अब हरे पौधे को जो खाते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होगा? वो तो हमेशा खा रहा है क्या? पेड़ पौधा से बना हुआ चीज, ठीक है, तो वो शाकाहारी होगा ना, इसलिए। और द्वितीयक उपभोक्ता जो होगा वो क्या कहलाएगा? जो जीव प्राथमिक उपभोक्ता है, जो घास को खा रहा है उसे खाता है द्वितीयक उपभोक्ता, उसे खाता है तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। इसी तरह से हमारा चेन चलते रहता है। अब आप बताएंगे, ये हमारा हो गया उत्पादक, उत्पादन कर रहा है ये एनर्जी का, इसे खाया प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी होगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया शाकाहारी। कैमरे का कौन सा भाग आंखों की तरह कार्य करता है? लेंस, शटर, फिल्म या बॉडी? आपका सही उत्तर है लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? पीछे भी नवीकरणीय संसाधन वाला क्वेश्चन आया है, वो था कौन नवीकरणीय संसाधन। इसमें देखिए सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और गैस। बताएंगे आप लोग उत्तर। चलिए देखिए, कोयला जो है उसे आप नया बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। पेट्रोलियम इसे भी नहीं बना सकते हैं, गैस को भी नहीं बना सकते हैं हम। सही उत्तर जो आपका होगा वो सौर ऊर्जा होगा। सीएफसी का उपयोग होता है फ्रिज में, एसी में, स्प्रे में या इनमें से सभी में? सीएफसी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत जो है उसमें उसको मतलब हानि पहुंचाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। सीएफसी जो है वो फ्रिज में भी पाया जाता है, एसी में भी पाया जाता है, स्प्रे में भी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन किस आवेश का होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश का होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में किसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है? यानी ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जाता है, सब लोग जानते हैं।
अब उसे हमारे शरीर की एक-एक कोशिका तक ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। पैर में भी ज़रूरत पड़ रहा है, हाथ में भी ज़रूरत पड़ रहा है, घुटनों को भी पड़ रहा है, ठीक है? तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसका परिवहन करने के लिए कौन करता है? श्वेत रक्तकण, डब्ल्यूबीसी जिसे कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्लेटलेट, तीसरा है लाल रक्तकण और चौथा है प्लाज्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा लाल रक्तकण। और कुछ बच्चे जो पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो तो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घुल के और एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। तो आप लोग बिल्कुल सही पढ़े हैं, लेकिन ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं है। तो हीमोग्लोबिन किस में रहता है? आरबीसी में ही रहता है, इसलिए आरबीसी आंसर हो गया। यदि आपके ऑप्शन में हीमोग्लोबिन को दे दिया जाए तो आप लोग हीमोग्लोबिन को टिक करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है? अवशोषित होता है यानी खत्म होता है, उत्सर्जित होता है यानी निकलता है, या फिर परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सीजन किसी दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सही उत्तर है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वो निकलता है। जैसे देखिए, यह है प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया। इसमें 1 मिनट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिलता है। H2O क्या होता है? जल का समीकरण होता है। और इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें क्या क्या लगता है? सूर्य का रोशनी आता है और पौधों में पहले से ही क्लोरोफिल होता है। तो ये जो मिला कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसे पौधे कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन क्या हुआ? मिला ना, हमें निकला ना उससे। तो सही उत्तर इसीलिए हो गया कि ऑक्सीजन जो है वो उत्सर्जित होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस क्या है? अब इसी इक्वेशन को देख के आप समझ सकते हैं। इसे इरेज कर लेने दीजिए हमें। चलिए देखिए, इस इक्वेशन के इस साइड जो लिखा हुआ है, ये वो चीज़ है, ये दोनों जो जरूरी होता है, जिससे मिल के बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और इधर फोटोसिंथेसिस के बाद जो हमें मिलता है वो इधर लिखा हुआ है। तो क्या क्या जरूरी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस, जरूरी गैस क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जरूरत पड़ता है, आवश्यकता होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी, एडीपी, डीटीपी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहा है कि 2025 में 2 पालियों में एग्जाम हुआ होगा, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग, दोनों सीटिंग में रिपीट हो गया होगा, इसीलिए यहाँ भी रिपीट हो रहा है। आपका सही उत्तर है एटीपी। अगला है, मानव में वायु का आदान प्रदान होता है फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में, या फिर गुर्दे में। आपका सही उत्तर है फेफड़ा। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा। आपका सही उत्तर है प्लेटलेट। विसरण होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, या फिर समान सांद्रता में, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विसरण जो होता है अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन। श्वसन, हमारे शरीर में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, नष्ट होती है,
संग्रहित होती है या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है श्वसन में ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन गैस अपघटनीय है? सॉरी, निम्न में से कौन जैव अपघटनीय है? प्लास्टिक, कागज, कांच या धातु? जैव अपघटनीय का मतलब जो होता है कि यदि हम उसे फेंक दें जमीन पे बहुत दिन के लिए तो उसमें बहुत सारा प्रक्रिया होकर वो सड़ गल जाता है, खत्म हो जाता है। तो इनमें से कौन वैसा है? क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुआ है। कौन जैव अपघटनीय नहीं है होगा क्वेश्चन, ठीक है? अब बताएंगे आप लोग। देखिए, कागज को भी रख दीजिए, वो सड़ गल जाता है, कांच भी और धातु भी, ठीक है? इसलिए सही उत्तर प्लास्टिक को आप लोग कहीं भी रख दीजिए, फेंक दीजिए, वो जल्दी सड़ता गलता नहीं है, बहुत 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 लंबा टाइम लेता है। अगला है, ओजोन परत का क्या कार्य है? परावैंगनिक किरणों से रक्षा करना, या फिर वर्षा कराना, या ताप बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। जो ओजोन परत है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है। यदि वो ना हो तो सूर्य के प्रकाश के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों की वजह से हमारे शरीर में त्वचा का कैंसर हो सकता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। जीरो, देखिए ये जो ऑप्शन में पहले दिया हुआ है वो निकट बिंदु दिया हुआ है और बाद में जो दिया हुआ है वो दूर बिंदु दिया हुआ है। तो ऑप्शन है आपका पहला जीरो यानी निकट बिंदु जीरो और दूर बिंदु अनंत। दूसरा ऑप्शन है निकट बिंदु 25 एवं दूर बिंदु 250 सेंटीमीटर। सी है ऑप्शन निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर एवं दूर बिंदु अनंत। डी ऑप्शन है निकट बिंदु जीरो एवं दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर। आप लोग को 25 तो याद होगा, इतना हम जानते हैं, लेकिन दूर बिंदु में कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोग। सही उत्तर है सी, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है एवं दूर बिंदु अनंत होता है। अब निकट बिंदु एवं दूर बिंदु क्या होता है देखेंगे। आंख के सामने वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे आंख का निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है? ये होता है सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु क्या होता है? आंख के सामने वह अधिकतम दूरी जहां रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे उसे आंख का दूर बिंदु कहते हैं और ये अनंत होता है, इनफाइनाइट। अगला है दूर सन्निकट वस्तु को देखने में असमर्थता क्या होती है? इसमें दूर भी और सन्निकट भी, यानी दूर का भी वस्तु नहीं दिख रहा है, निकट का भी वस्तु नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, अल्प दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या वर्णांधता। करेक्ट आंसर इज अल्प दृष्टि दोष। अगला है एसआई मात्रक में प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम टू द पावर -1 या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर। एसआई मात्रक में प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अगला चालकता मापने वाला विद्युत यंत्र क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर या एमीटर? आपका सही उत्तर है ओम मीटर। घरेलू गैस यानी एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? हमारे घर में जो गैस होता है उसमें मीथेन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर मीथेन। अच्छा, मीथेन मीथेन दो जगह ऑप्शन में दे दिया गया है। सही उत्तर है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के दो
अनवीकरणीय स्रोत बताएं। अनवीकरणीय तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसे नया नहीं बनाया जा सकता है। तो गोबर गैस तथा कोयला पहला ऑप्शन, दूसरा कोयला तथा पेट्रोलियम, तीसरा है जैव ईंधन तथा पेट्रोलियम, और इनमें से कोई नहीं। देखिए पहला ऑप्शन जब आप देखेंगे, पहला ऑप्शन जब आप देखेंगे तो देखेंगे गोबर गैस तथा कोयला है। कोयला तो है अनवीकरणीय, लेकिन गोबर गैस को बना सकते हैं, नया बना सकते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन है कोयला तथा पेट्रोलियम, तो ये बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम दोनों के दोनों अनवीकरणीय स्रोत हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी। तो टाइपिंग कितना गलत हुआ है जी, चलिए असुविधा के लिए खेद है। ऑप्शन है सहसंयोजी और वैद्युत संयोजी, तो सहसंयोजी आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों में वही है। अगला निम्नलिखित में से किस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, वो स्क्रीनशॉट पे यदि आप ध्यान दिए होंगे, पीछे हम स्लाइड लगाए थे कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही से कर सकते हैं आप। चलिए अब आप लोग को सोचने का समय दे रहे हैं हम, कीजिए। आपका सही उत्तर है इमली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? ब्लीचिंग पाउडर का। कैल्शियम क्लोराइड ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी नमी सोखने वाला पदार्थ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही होता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम। हाइड्रोल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्राइड। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलाइजर, हीमोडायलिसिस, डायलाइसेट या फिर सेलोफेन? सी इज द करेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक। बी इज द करेक्ट आंसर। हीमोडायलिसिस बोलते हैं डायलिसिस मशीन द्वारा यदि रक्त का शुद्धिकरण करें, किडनी खराब हो गया, उसी को होता है हीमोडायलिसिस। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ये यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। अब क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिए आप लोग, उसके बाद हम बताएंगे आपको। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? कंप्यूटर महाराज डी को लॉक किया जाए। 7 करोड़। सही आंसर है विसरण। निम्न में से कौन कार्बनिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एथेनॉल, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम गैस, इनमें से सभी? डी इज योर करेक्ट आंसर। इनमें से सभी एथेनॉल, हाइड्रोजन और पेट्रोलियम गैस सभी के सभी कार्बनिक ईंधन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा समूह डोबरेनर त्रिक बनाता है? चलिए इसका आंसर देने से पहले हम लोग डोबरेनर त्रिक को समझ लेते हैं। वे 3 समान गुणों वाले तत्वों का समूह होते हैं जिनके मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। जैसे लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन। अब देखिए लिथियम, नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन नहीं, पोटेशियम। तो यदि हम पहला और तीसरा का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो उसका औसत निकलेगा, वो सोडियम के
परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो योर सही आंसर इज सी। ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या होता है? O2, O3, O4 और O5। अब थोड़ा फास्ट फास्ट हम लोग करेंगे। करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? योर करेक्ट आंसर इज 2। तेल लगा कागज क्या होता है? अपारदर्शक, पारदर्शक या पारभासी? तो पारदर्शी और अपारदर्शक तो आप लोग जानते ही होंगे। पारदर्शी जिसके हो के पूरा पूरा आर पार देख सकते हैं हम लोग। अपारदर्शी जिसके पार नहीं देख सकते हैं। और पारभासी वो होता है जिससे थोड़ा बहुत दिखता है, यानी प्रकाश थोड़ा बहुत उससे पार हो जाता है और थोड़ा बहुत इसी ओर रह जाता है। तो आप लोग दिमाग में इमेजिन कीजिए कि एक कागज को तेल में डुबाइए, वो क्या होगा? उससे होके हल्का सा लाइट आर पार हो जाएगा प्रकाश, इसलिए वो तेल लगा कागज पारभासी होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कैसा पुंज है? इसमें दिमाग यदि आप लोग लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन में होता क्या है कि खासकर साइंस में याद करने से ज़्यादा आप लोग समझने पे फोकस किया कीजिए। समझ गए? भूलिएगा नहीं, बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। और ऐसा तो नहीं है कि 10th पास कर लेना है उसके बाद सूरत चल जाना है, ऐसा नहीं है ना। आप लोग को आगे भी पढ़ना है और ये सब चीज़ें आगे भी काम आएंगी। तो बोर्ड एग्जाम तक ही सीमित नहीं रखिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए जो कि हमेशा आपको काम देता रहे। चलिए, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? अभिसरित, अपसरित, समांतर या इनमें से कोई नहीं? सूर्य कैसा होता है? हम बनाते हैं यहाँ पे सूर्य। गर्मी महसूस हो रहा है आप लोग को क्योंकि यहाँ पे सूर्य देव आ गए हैं। सॉरी। ये है हमारे सूर्य देव। अब यहाँ से जब लाइट निकलता है तो क्या होता है? वो तो एक सूर्य से निकल रहा है, फैल रहा है कहाँ पे? चारों तरफ। इसलिए वो कैसा किरण पुंज हो जाएगा? अभिसरित। अभिसरित में ही होता है ना कि आके एक बिंदु पर मिलता है। और यदि एक बिंदु से निकल के फैल सॉरी 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 एक बिंदु पे मिल तो नहीं रहा है यहाँ पे एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अपसरित। यहाँ पे अपसरित किरण पुंज और अपसरित किरण पुंज का परिभाषा दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं, दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो देखिए यदि ये अवतल दर्पण होता तो इसमें सब निगेटिव होता है क्योंकि इस साइड होता है, ठीक है। अभी आपसे क्या बोला जा रहा है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? इसका आधा, यानी कि 16 सेंटीमीटर प्लस का। निम्न में कौन गोलाकार दर्पण नहीं है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से समतल दर्पण जो है वो गोलाकार दर्पण नहीं है। गोलीय दर्पण दो ही होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है?
करेक्ट आंसर इज डी। अम्ल में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 2:2, 1:1, 1:3 या 3:1। योर करेक्ट आंसर इज 1:3। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? 1:3, 3:1, 1:2 और 2:1। जिस छात्र को भी अमोनिया का सूत्र याद होगा इस क्वेश्चन को सही से कर लेगा। देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। अब कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, इसलिए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा 1:3। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर Na2O या फिर SO2। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है? हीरा, फुलरिन, ग्रेफाइट, इनमें से सभी। तो हीरा, फुलरिन और ग्रेफाइट तीनों के तीनों कार्बन के अपरूप हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव अदिश राशि है या सदिश राशि है या फिर दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों तो हो नहीं सकता है, जो सदिश होता है वो अदिश नहीं, जो अदिश होता है वो सदिश नहीं। तो सही उत्तर आप लोग बताएंगे। सही उत्तर है अदिश राशि। विद्युत विभव जो है वो अदिश राशि है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर या आर्मेचर के घूर्णन पर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अगला, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है? किससे? किस नियम से? लेंज के नियम से, बाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सही आंसर बाएं हाथ के नियम से। भारत में उत्पन्न प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या फिर 50 हर्ट्ज। सही उत्तर इज ए। लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है? जब तार की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या सब? करेक्ट आंसर इज ए। जब तार का लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। देखिए प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तार का लंबाई जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तार जितनी मोटी होगी प्रतिरोध उतना कम होगा। और यदि तापमान बढ़ेगा कोई भी धातु में तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ये तीनों आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और जरूर याद करेंगे। अगला, जीवाश्म ईंधन जलने पर कौन सी गैस नहीं निकलती है? ऑप्शन आर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं निकलता है। निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन, है ना? और मीथेन का सूत्र होता है CH4, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज CH4। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व या F ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो बताइए आंसर, बताइए बताइए। वर्ग 13 से 18 तक के जो तत्व होते हैं वो कहलाते हैं P ब्लॉक के तत्व। यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्ग 1 से 2 तक के जो होते हैं वे S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 13 से 18 तक P ब्लॉक के, 3 से 12 तक D ब्लॉक
और F ब्लॉक वाले तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? एल्युमिनियम, फास्फोरस, सोडियम, सिलिकॉन। योर करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा का प्रदूषण कम है? सौर ऊर्जा का, जल विद्युत ऊर्जा का, या पवन ऊर्जा का, या फिर इनमें से सभी? तो योर करेक्ट आंसर इज नहीं बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा डी। ओजोन परत के अक्षय के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या नाइट्रोजन? करेक्ट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आहर और पैन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? ये क्वेश्चन आपसे बेहतर कौन जान सकता है? आहरा और पैन में तो आप लोग नहाए ही होंगे बारिश के टाइम में। और किस राज्य से हैं आप लोग? बिहार से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? मिट्टी, जल, वायु, सभी? तो मिट्टी प्राकृतिक संसाधन वो जो प्रकृति द्वारा बने होते हैं, हम लोग नहीं बना सकते। तो मिट्टी मौसा जी तो बना नहीं सकते हैं, जल भी नहीं बना सकते हैं, वायु भी नहीं बना सकते हैं, यानी सबको जिसे इंसान नहीं बना सकते हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए हो जाएगा सही उत्तर इनमें से सभी, सब के सब जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन ही है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन हैं? इनमें से सभी, 2 बार क्वेश्चन। अच्छा हाँ। निम्न में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो कागज कैसे बनता है पता होना चाहिए। ये वनों पर आधारित ही है और लकड़ी उद्योग भी वनों पर ही आधारित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? चावल से, नमक से, या चीनी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज बी, नमक से उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है? छोटी, मध्य, अधिक लंबी, या इनमें से कोई नहीं? जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें मांसाहारी जीवों की तुलना में छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, ज़्यादा लंबी होती है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? काइम, चाइल, काइलोमाइक्रोन, या इनमें से कोई नहीं? योर करेक्ट आंसर इज काइम। छोटी आंत में जो पूरा तरह से पचा हुआ भोजन होता है वो काइम कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है? अपेंडिक्स, कोलन, सीकम, या रेक्टम? तो इन चारों ऑप्शन को समझ लेंगे आप तो इसका आंसर सही से दे सकते हैं। जैसे अपेंडिक्स क्या होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर स्थित एक पतली नली नुमा संरचना होता है, उसे अपेंडिक्स कहते हैं। इसका पाचन में कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है, पर संक्रमण होने पर अपेंडिसाइटिस हो जाता है, तो इसका तो पाचन में कोई काम ही नहीं है। कोलन बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है जहां अपचित भोजन से पानी और लवणों का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। और जब अवशोषण ये करेगा तो इसे अवशोषी अंग कहेंगे ना, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा कोलन। अब बाकी 2 ऑप्शन को भी समझते हैं। सीकम क्या होता है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाला थैलोनुमा भाग जो होता है वो सीकम कहलाता है। अपेंडिक्स इसी से जुड़ा हुआ होता है। अगला है रेक्टम। बड़ी आंत का अंतिम भाग जहां मल अस्थायी रूप से संग्रहित होता है उसे रेक्टम कहते हैं, ठीक है। जब खाना खा लेते हैं उससे जो वेस्ट निकलता है, फालतू का पदार्थ होता है, जो सुबह सुबह लोटा लेके बाथरूम जाते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर रहता है? रेक्टम में स्टोर रहता है, ठीक है। देखिए बीच बीच में जो इस तरह से हम लोग आपको फैक्ट बता रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार जरूर देख लेंगे, बहुत काम आएगा। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है?
स्थानांतरण, विसरण या परासरण, या फिर ए और बी दोनों? चलिए, सही उत्तर है विसरण, नहीं परासरण। ठीक है, परासरण द्वारा। हम लोगों का शतक पूरा हो गया है, 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा फायदा हो जाए। आप लोग को तो हो ही रहा है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ये भी बायो का यानी जीव विज्ञान का अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका पक्षाघात, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। अगले स्लाइड में हम आपको इन तीनों के बारे में समझाएंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। ठीक है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। देखिए, पक्षाघात क्या होता है? पैरालाइसिस। लकवा सुने होंगे आप लोग। शरीर के किसी अंग या अंगों में गति शक्ति का आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना पक्षाघात कहलाता है। यानी कि वो अंग काम करना ही बंद हो जाता है। स्ट्रोक के बाद हाथ पैर का न हिल पाना, स्ट्रोक वही। अगला है हाइपरटेंशन। क्या होता है? तो जब व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाता है तो उस अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। सामान्य से अधिक यानी कि आमतौर पे सामान्य रक्तचाप क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हैं तो 120/80 यदि है तो आपका ब्लड प्रेशर सही है। लेकिन उससे ज़्यादा यानी 140/90 या उससे भी अधिक हो जाता है तो वो कहलाता है हाइपरटेंशन। अब समझते हैं हाइपोटेंशन क्या होता है। जब व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है तो उस अवस्था को हाइपोटेंशन कहते हैं। यानी 90/60 से भी कम हो गया तो क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। ध्यान से सुनिए एक बार। ब्लड प्रेशर सामान्य से ज़्यादा हो जाता है हाइपरटेंशन, सामान्य से कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। पक्षाघात क्या कहते हैं? वो तो अभी समझा आपको, लकवा वगैरह मार दिया या फिर कोई अंग जो है वो काम करना बंद कर जाता है तो पक्षाघात या इंग्लिश में पैरालाइसिस कहते हैं उसे। चलिए, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 6, 8 या 10? आपका सही उत्तर है 10। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाएं आलिंद से बाएं नीले की ओर, दाएं आलिंद से दाएं नीले की ओर, या फिर दाएं आलिंद से बाएं नीले की ओर, या फिर ए और बी दोनों? अब देखिए, होता क्या है, शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है वो दायां आलिंद में जाता है, फिर दायां नीले में जाता है, फिर बायां आलिंद में जाता है, बायां नीले में जाता है। यानी कि सेम सेम होता है। दायां आलिंद है तो दायां नीले, या बायां आलिंद है तो बायां नीले। तो अलग अलग तो होगा नहीं। देखिए, यह है बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद, दायां नीले। ये दोनों आंसर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला जो है रुधिर है। रुधिर यानी कि ब्लड। ब्लड क्या है? तंत्रिका ऊतक है, एपिथेलियल ऊतक है, संयोजी ऊतक है, या फिर पेशी ऊतक है? तो ब्लड जो है वो संयोजी ऊतक है। संयोजी में भी कैसा है? तो तरल संयोजी ऊतक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह कहलाता है। थोड़ा देर पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि किशोरावस्था में जो चेंज आता है उसे क्या कहते हैं? तो प्यूबर्टी कहते थे। लेकिन जो चेंज आता है या उसके लक्षण जो होते हैं किशोर में, यौनावस्था में, उसको नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है एस्ट्रोजन। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में होता है? ब्लास्टूला, अंग निर्माण, परिपक्व भ्रूण, या इनमें से कोई नहीं। सुरक्षित गर्भपात का मतलब क्या होता है?
बच्चा पेट में पल रहा है, ठीक है, और उसे हम वहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, तो सुरक्षित गर्भपात कब हो सकता है? हालांकि ये करना गलत है, सरासर गलत है। भ्रूण हत्या एक पाप है, लेकिन फिर भी समझते हैं कि किस अवस्था में होता है वो। ऑप्शन है ब्लास्टुला, अंग निर्माण और परिपक्व भ्रूण। अब जब उस भ्रूण का अंग निर्माण हो गया है, हाथ पैर अलग अलग आ चुके हैं, तब तो हम लोग नहीं ही करेंगे। परिपक्व हो गया है वो, तब भी नहीं करेंगे। वो ब्लास्टुला अवस्था में होता है तब किया जाता है। सही उत्तर ए। देखिए कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो बनता है जाइगोट कहते हैं, उसको बोलते हैं। उसके बाद वाला स्टेज होता है एम्ब्रियो, यानी 4 सेल स्टेज, इसमें 4 सेल हो जाते हैं। उसके बाद बनता है मोरुला, उसके बाद बनता है ब्लास्टोसाइट, इस और उसके बाद सबसे लास्ट में एम्ब्रियो। यहीं पे देखिए अंग निर्माण हो जाता है, हाथ पैर अलग अलग पता चलने लगता है। अगला, निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? पारिस्थितिक तंत्र, कृत्रिम कहने का मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया। पार्क, जल जीवशाला जिसे एक्वेरियम कहते हैं, मछली वगैरह रखते हैं हम लोग, या फुलवारी, इनमें से सभी। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पार्क भी इंसानों द्वारा, जल जीवशाला भी, और फुलवारी भी। तो आपका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा इनमें से सभी। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? सूखे पत्ते, भोजन, मृत जीव, प्लास्टिक। अब ध्यान से देखिए, सूखा पत्ता कहीं पे रख के छोड़ दें हम ढेर सारा, वो क्या होगा, अपघटित हो जाता है, सड़ गल जाता है। भोजन भी रख देंगे तो हो जाएगा, मृत जीव भी हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर है आपका प्लास्टिक। सही आहार श्रृंखला है कौन सा है भाई? तो आहार श्रृंखला कहते किसको है? जैसे देखिए, घास है, घास को कीड़े खाएंगे, ठीक है, कीड़ों को सांप खाएगा, और सांप को भी कोई खाएगा। इसी तरह से जो श्रृंखला चलते जाता है उसको कहते हैं आहार, उसे कहते हैं आहार श्रृंखला, ठीक है। थोड़ा शोरगुल होने लगा, बीच में वीडियो रोकना पड़ा, इसलिए रिपीट होके साउंड जा रहा होगा आप लोग के पास। ऑप्शन को समझते हैं हम लोग, मछली को घास खाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन सही आहार श्रृंखला नहीं होगा। घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, हो सकता है। बकरी को घास नहीं खाएगा, चिड़िया को सांप खाएगा, सांप को घास नहीं खाएगा, है ना। तो सही कौन होगा? सही होगा बी वाला, घास को हिरन और हिरन को शेर खा सकता है, ठीक है। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैसे कौन अपघटित नहीं होता है? प्लास्टिक नहीं अपघटित होता था, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गैर जैव निम्नीकरणीय, अक्रिय, या फिर जैव निम्नीकरणीय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गैर जैव निम्नीकरणीय। अगला सवाल है, कचरे का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा हो सकता है? शहर के बाहर जला देना, गड्ढों को भरने में, या कुछ कचरों का पुनः चक्र, या सभी। सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि हम शहर के बाहर जला सकते हैं, गड्ढों को भरने में उपयोग कर सकते हैं कचरों का, या फिर कुछ कचरों का रिसाइकलिंग करते हैं, पुनः चक्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन है फेफड़ों का कैंसर, टीबी, मुंह का कैंसर, या त्वचा का कैंसर। सही उत्तर हो जाएगा डी, त्वचा का कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों से, और इसी से हमें बचाता है ओजोन परत। अगला है, कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन से पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में थोड़ा सा अंतर। पहला, इनका बनावट कैसा होता है? तो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। कैसा? इस टाइप से होता है।
अवतल लेंस जो होता है बीच में पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका बनावट। बीच में मोटा है तो उत्तल लेंस, और बीच में पतला है, किनारों पे मोटा है, तो वो हो गया अवतल लेंस। किरणों पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अभिसरित हो जाती हैं और अवतल लेंस में अपसरित। और अभिसारी अपसारी ये आप समझते ही होंगे। फोकस दूरी क्या होता है? तो उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक फोकस बनाता है, अवतल लेंस आभासी फोकस बनाता है। इसके बाद का है इनमें बना हुआ प्रतिमा कैसा होता है? तो उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों होते हैं, अवतल लेंस में केवल आभासी होते हैं। प्रतिमा की प्रकृति कैसी होती है? तो उत्तल लेंस में उल्टा या सीधा कुछ भी हो सकता है, अवतल लेंस में हमेशा सीधा बनता है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आवर्धक कांच, कैमरा, माइक्रोस्कोप, ये सब में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जबकि अवतल लेंस चश्मा, जिसमें नज़दीकी दृष्टि दोष के लिए, या फिर दरवाजे, होटल वगैरह में दरवाजा में देखे होंगे एक छोटा सा हॉल होता है और उसमें शीशा लगाया हुआ होता है, जिससे कि हम देखते हैं कि बाहर से कौन दरवाजा को नॉक कर रहा है। ठीक है, तो उसमें भी अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अब फोकस दूरी कैसा होता है? उत्तल लेंस में हमेशा धनात्मक होता है और अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे कि कौन सा लेंस जो है प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, कौन अपसरित कर देता है, किसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं, जो भी क्वेश्चन देखें आप लोग, तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। एक बार जरूर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देखेंगे इसे। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 1, 3, 5 या 7? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 7 प्रकाश होते हैं इसमें। कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम मुड़ता है? अब देखिए, कौन ज़्यादा मुड़ता है, कौन कम मुड़ता है, ये इसको याद करने का एक ट्रिक है। विबग्योर, VIBGYOOR, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। वी से वॉयलेट यानी बैगनी, आई से इंडिगो यानी जामुनी, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन मुड़ेगा? बैगनी। ठीक है, इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जामुनी कलर, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर ऑरेंज और फिर लाल। यानी सबसे कम कौन मुड़ेगा? लाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल। अगला, निम्न में से कौन पुतली, यहाँ पे के होगा, कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? नेत्र लेंस, रेटिना, परितारिका, पश्चमावी पेशियां? आपको बताना है, आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। सही उत्तर है परितारिका, यानी सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? आर इज इक्वल टू वी माइनस आई, आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई, आर इज इक्वल टू वी गुने आई, आर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई वी। फिर से आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, सोचिए और उत्तर बताइए। आपका सही उत्तर हो जाएगा आर इज इक्वल टू वी बटे आई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलाम, जूल, एम्पियर या ओम? करेक्ट आंसर इज ओम। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कौन है? वाट प्रति घंटा, यूनिट, वाट या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है वो होता है किलो वाट प्रति घंटा। ठीक है, जो कि इसमें नहीं है, लेकिन उसी को हम लोग यूनिट भी कहते हैं, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा यूनिट। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? सूर्य, नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं? तो जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं, या हम लोग भी
पौधे भोजन बनाते हैं, उसका स्रोत क्या है? सूर्य है। और उन्हीं पौधों से हम खाते हैं। हमारे अंदर जो है जीवाश्म ईंधन, वो भी सूर्य से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आया है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा, विद्युत सागरीय ऊर्जा, या इनमें से सभी? इस बार आप लोग को 10 सेकेंड का समय देते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। वहां ज्वारीय ऊर्जा भी होता है, तरंगीय ऊर्जा भी होता है, विद्युत सागरीय ऊर्जा भी होता है। डी इज योर करेक्ट आंसर। तारापुर नाभिकीय विद्युत संरचना संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार। आपका समय शुरू हो गया है। आपका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अपचायक, अभिकारक, उपचायक या उत्पाद? अब अभिक्रिया में जो भी भाग ले रहे हैं, भाग लेंगे, अभिक्रिया होगा, उसके बाद एक नया पदार्थ बनेगा। तो शुरुआत में जो भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अभिकारक, यानी कि बी इज योर करेक्ट आंसर। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी, उपचयन, प्रकाश संश्लेषण या ऊष्माक्षेपी? तो ये कहलाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी तो जिसमें ऊष्मा लिया जाता है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन की हानि, ऑक्सीजन का संकलन, या इनमें से सभी? टाइम स्टार्टेड। देखिए, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन यानी हाइड्रोजन निकलता है, जिसमें ऑक्सीजन का संकलन यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की हानि भी होती है इसमें। इसलिए ये कहलाएगा इनमें से सभी, सब होगा इसमें। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, अम्ल जो होता है, यानी कि ब्लू से रेड हो रहा है तो वो अम्ल है, और रेड से ब्लू हो जा रहा है तो क्षार है, और लिटमस जैसा है वैसा ही हो रह जा रहा है तो वो कहलाएगा उदासीन। आपसे क्या बोल रहा है? लाल लिटमस को नीला कर देना, यानी कि रेड से ब्लू, क्या कहलाएगा? क्षार। तो ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अभी ये क्लास यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3 फरवरी, आप लोग का एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट है। 3 फरवरी से हम एक लाने वाले हैं 30 मिनट शो। आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे, ऑब्जेक्टिव का तो बहुत सारा लेक्चर पड़ा हुआ है, लेकिन सब्जेक्टिव का रिवीजन हो सके कम समय में, ऐसा कोई लेक्चर नहीं है। तो हम लाएंगे 30 मिनट शो। हर दिन 30 मिनट का वीडियो आएगा, किसी किसी दिन 2 वीडियो भी आ सकता है, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उसे समझेंगे, और वो लगभग 10-15 दिन चलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप, हम जैसे ही वीडियो डालें, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त भी रहें।